सुबह की पहली किरण के साथ अमित की नींद खुली। उसने करवट ली तो बगल में शालू नहीं थी। वो उबासी लेते हुए उठा, लेकिन तभी उसकी नज़र बाथरूम के अधखुले दरवाजे पर पड़ी। शालू ठंडे फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद था। अमित के दिल की धड़कन रुक सी गई। वो घुटनों के बल गिरा और शालू का सिर अपनी गोद में रख लिया। शालू, शालू, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। तभी अमित की नज़र शालू की गर्दन और कंधों पर पड़े नीले निशानों पर गई। ये वही शालू थी जिसकी एक बेबाक हंसी से कभी कॉलेज का पूरा क्लासरूम खिल उठता था। अमित को अक्सर वो दिन याद आते जब लाइब्रेरी में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अमित हमेशा उससे कहता था, तुम मेरी शेरनी हो, और शालू शर्माते हुए पूछती थी, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे ऐसे ही समझोगे, या मैं भी बस एक बहू बनकर रह जाऊंगी? शादी के बाद शालू सच में एक देवी और एक आदर्श बहू बन गई थी। जब डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं, तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। सास ने माथे पर चुंबन देते हुए कहा था, भगवान ने हमें बहुत संस्कारी बहू दी है। बाहर से ये दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार था। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि वो इस हालत में पड़ी थी? क्या ये उस दिन का दबा हुआ सदमा था जब शालू पहली बार नोएडा में बस की भयानक भीड़ में फंसी थी? उस दिन तिल रखने की जगह नहीं थी और अनजान बेशर्म हाथों ने उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई थी। उस दिन वो बदनामी के खौफ से खामोश रह गई थी और अमित से आंसू छिपाते हुए कहा था, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। क्या ऑफिस का प्रेशर और आदर्श बहू बनने की घुटन उसे अंदर ही अंदर खा रही थी? अमित के कांपते हाथों से पड़े पानी के छींटों से शालू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। लेकिन अमित को सामने देखकर वो इस कदर सहम गई जैसे कोई मुजरिम पकड़ा गया हो। वो फूट फूट कर रोने लगी और खुद को समेटते हुए अमित से दूर खिसकने की कोशिश करने लगी। मुझे मत छूना अमित, मैं गंदी हो गई हूं, मुझे माफ कर दो। शालू की सिसकियों ने अमित के सीने को चीर कर रख दिया। अमित ने शालू के चेहरे को अपने हाथों में थामा और रोते हुए पूछा, किसने किया ये? कौन था वो जानवर? बस नाम बताओ शालू। शालू की आंखों में खौफ था। उसने कांपते हुए होठों से सिर्फ एक शब्द कहा, सुमित। ये नाम सुनते ही अमित को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। सुमित? उसका सगा छोटा भाई? शालू ने रोते हुए वो सब उगल दिया जो वो सालों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। बीती रात जब पूरा घर जश्न मनाकर सो रहा था, बेडरूम के दरवाजे पर सुमित खड़ा था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक पुराना मानसिक दबाव था। एक ऐसा जाल जिसे सुमित ने सालों पहले शालू की दीदी के एक राज का फायदा उठाकर बुना था। शालू ने रोते हुए सुमित से कहा था, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बचाकर रखा था। मेरे माँ बाप, अमित, किसी का सिर नीचा ना हो। लेकिन सुमित की आंखों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ अपना गुरूर था। उसने शालू को उस दर्दनाक अंधेरे में धकेल दिया जहां से उसकी आत्मा चीखती रही, पर बाहर दुनिया के लिए वो सिर्फ एक खुशकिस्मत पत्नी और जल्द मां बनने वाली बहू ही बनी रही। अमित का पहला रिएक्शन अतुलनीय ग्लानि था। वो खुद को कोसने लगा, कैसा पति हूं मैं? मेरी पत्नी मेरे ही घर में मेरे ही भाई के हाथों नोची जा रही थी और मैं अपनी झूठी खुशियों का जश्न मना रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में यह ग्लानि एक भयानक क्रोध में बदल गई। अमित का वो शांत स्वभाव कहीं गायब हो गया। वो बाथरूम से बाहर निकला। सुमित अपने कमरे में आराम से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अमित ने दरवाज़ा लात मारकर खोला और बिना कुछ सोचे सुमित की गर्दन दबोचकर उसे दीवार पर दे मारा। भैया, क्या कर रहे हो? सुमित घबराया। अमित एक पागल जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। घर के बाकी लोग चीखते हुए दौड़े। सास ने रोते हुए अमित को पकड़ने की कोशिश की। छोड़ उसे, मार डालेगा क्या अपने भाई को? भाई? ये दरिंदा है मां, इसने मेरी पत्नी का बलात्कार किया है, अमित चीखा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने अमित को और भी तोड़ दिया। उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा, अमित, बात को समझ, घर की बात घर में रहने दे। बाहर पता चला तो शालू की ही इज्जत उछलेगी। ये सुनकर अमित टूट गया। उसे समझ आ गया कि इस समाज के लिए इज्जत एक औरत की रूह से ज्यादा बड़ी है। अमित ने खून से सने अपने हाथ पहुंचे। वो शालू के पास गया, उसका हाथ कसकर पकड़ा और एक बेहद ठंडी आवाज में बोला, जहां मेरी पत्नी की चीखें किसी को सुनाई नहीं दी, वो मेरा परिवार नहीं हो सकता। आप लोगों को अपनी झूठी इज्जत मुबारक हो। अमित ने अपना फोन निकाला और सबसे पहले पुलिस को डायल किया। अदालत के उस ठंडे और नीरस कमरे में भारी सन्नाटा पसरा था। जज की कलम के कागज पर चलने की आवाज भी जैसे किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। कटघरे में शालू खड़ी थी। उसकी आंखें सूखी और चेहरा भावहीन था।
बचाव पक्ष का वकील अपनी भारी और व्यंग्यात्मक आवाज में कह रहा था, मी लॉर्ड, ये कोई बलात्कार नहीं, बल्कि एक देवर और भाभी के बीच आपसी सहमति से बनाए गए संबंध का मामला है। जब इस रिश्ते का भंडाफोड़ होने का डर लगा तो इसे एक साजिश के तहत। अमित ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसके पोर सफ़ेद पड़ गए थे। अमित को वो मनहूस सुबह याद आ गई जब उसने 100 नंबर डायल किया था। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर घर में जो कोहराम मचा था वो किसी भयानक दुस्वप्न से कम नहीं था। उसके पिता, जो शहर में अपनी इज्जत और रुतबे के लिए जाने जाते थे, पुलिस के सामने ही अमित के पैरों पर गिर पड़े थे। अमित, मेरे बुढ़ापे पर तरस खा। सुमित को जेल भेजकर तू क्या साबित करेगा? घर की बात घर में रहने दे, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। लेकिन पुलिस। उसकी माँ ने तो सीने पर हाथ रखकर फर्श पर गिरते हुए बेहोश होने का नाटक तक कर डाला था ताकि किसी तरह पुलिस को लौटाया जा सके। एक पल के लिए अमित का दिल पसीजा था, आखिर वो भी उसी आदर्श परिवार का हिस्सा था। लेकिन तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर बैठी शालू पर पड़ी, जो अपने ही दुपट्टे को कसकर पकड़े शून्य में घूर रही थी। उस दिन अमित ने अपनी आंखों पर बंधी मर्यादा की पट्टी हमेशा के लिए नोच फेंकी थी। क्या ये सच नहीं है मिसेस शालू? वकील ने एक पुरानी डायरी हवा में लहराते हुए वर्तमान में वापस खींच लिया। कि आप शादी से पहले भी सुमित के संपर्क में थीं? क्या अपनी बड़ी बहन के उस तथाकथित राज को छिपाने के लिए आपने खुद सुमित को अपने करीब नहीं आने दिया? पूरा कोर्ट रूम फुसफुसाहटों से भर गया। एक पल के लिए शालू कांप गई। उसे लगा जैसे वो फिर से नोएडा वाली उस बस की भयानक भीड़ में फंस गई है, जहां अनजान हाथ उसे नोच रहे हैं और समाज के डर से उसके होंठ सिले हुए हैं। गिरफ्तारी वाले दिन सुमित के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। हथकड़ी लगते वक्त उसने अमित के कान में फुसफुसाकर कहा था, भैया, 2 दिन में जमानत पर बाहर आ जाऊंगा। पापा सब संभाल लेंगे और तुम्हारी ये शेरनी कोर्ट में एक शब्द नहीं बोल पाएगी। बदनामी के डर से खुद ही टूट जाएगी। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, अमित के वकील ने कड़कती आवाज में कहा। बचाव पक्ष पीड़िता के चरित्र हनन की कोशिश कर रहा है। शालू ने गहरी सांस ली। उसने कटघरे के बाहर खड़े अमित की तरफ देखा। अमित की आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक अटूट विश्वास था। वो शेरनी, जिसे एक आदर्श बहू के पिंजरे में कैद करके तिल तिल मारा गया था, आज फिर जाग रही थी। हाँ, मैं संपर्क में थी। शालू की आवाज पहली बार बिना कांपे पूरी अदालत में गूंजी। सन्नाटा और गहरा हो गया। लेकिन एक ब्लैकमेलर के रूप में, मेरी बहन की एक गलती का फायदा उठाकर इस इंसान ने मेरे पूरे परिवार को मानसिक बंदी बना रखा था। मर्यादा और इज्जत के नाम पर मैंने घूंट घूंट कर जहर पिया। मुझे लगा मैं अपने परिवार को बचा रही हूं, लेकिन जब इसी मर्यादा की आड़ में मेरे ही घर में मेरे शरीर को नोचा गया और मेरे सास ससुर ने उसे घर की बात कहकर दबाना चाहा, तो मुझे समझ आ गया कि औरतों की खामोशी और झूठी शर्म ही इन जैसे दरिंदों का सबसे बड़ा हथियार है। शालू के इन शब्दों ने जैसे कोर्टरूम की हवा ही बदल दी। सुमित का वो गुरूर भरा चेहरा पहली बार पीला पड़ता नजर आया। उसके पिता, जो पीछे की बेंच पर बैठे थे, शर्म से सिर झुकाए हुए थे। जज ने अपना चश्मा उतारा, सुमित की तरफ एक कड़ी नजर डाली और अपना फैसला सुनाने के लिए माइक को अपनी ओर खींचा। तभी बचाव पक्ष के वकील ने लगभग चीखते हुए कहा, 1 मिनट मी लॉर्ड, फैसले से पहले मैं अदालत की इजाज़त से एक आखिरी और सबसे अहम गवाह पेश करना चाहता हूं, जो इस पूरे केस की दिशा ही पलट देगा। ये गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा राज है। अदालत के भारी लकड़ी के दरवाजे धीरे से खुले। शालू ने मुड़कर देखा और उसकी धड़कनें मानो वहीं रुक गईं। अमित भी अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रह गया। दरवाजे पर शालू की अपनी बड़ी बहन काव्या खड़ी थी। वही काव्या जिसके एक पुराने राज को छिपाने के लिए शालू सालों से सुमित की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही थी। शालू की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। उसे लगा कि शायद उसकी बहन आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ने और सुमित का पर्दाफाश करने आई है। काव्या धीरे धीरे कटघरे की तरफ बढ़ी। उसने एक बार भी शालू से आंख नहीं मिलाई। पीछे बैठी शालू की सास और ससुर के चेहरों पर एक खौफनाक और विजयी मुस्कान तैर गई। वकील ने मुस्कुराते हुए पूछा, काव्या जी, अदालत को बताइए कि क्या सुमित ने कभी आपको ब्लैकमेल किया था? क्या शालू जो कह रही है वो सच है? काव्या ने गहरी सांस ली। उसने अपनी कांपती उंगलियों को आपस में फंसाया और माइक के पास आकर ऐसी बात कही जिसने पूरे कोर्टरूम की जमीन खिसका दी। नहीं, सुमित ने मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं किया। काव्या की आवाज़ नीरस और रटी रटाई लग रही थी। मेरी बहन शालू, उसे कॉलेज के दिनों से ही क्लिनिकल पैरानोया और मतिभ्रम की बीमारी है। वो अक्सर चीज़ों को अपने दिमाग में गढ़ लेती है। सच्चाई तो ये है कि वो हमेशा से सुमित की तरफ आकर्षित थी। जब सुमित ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करना शुरू किया तो उसने ये मनगढ़ंत कहानी बना ली ताकि सुमित को बर्बाद कर सके। पूरे कोर्टरूम में हड़कंप मच गया। शालू को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में गर्म लोहे की रॉड उतार दी हो।
उसकी अपनी बहन जिसके सम्मान के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी और रूह दांव पर लगा दी थी, आज उसी के चरित्र की नीलामी कर रही थी। अमित झटके से खड़ा हो गया। यह झूठ है, यह सब मेरे पिता की चाल है। उन्होंने काव्या को डराया है या खरीदा है? जज ने अमित को शांत रहने की चेतावनी दी। सुमित कटघरे में खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने एक ही चाल में शालू को अदालत की नज़रों में एक साजिशकर्ता और मानसिक रूप से बीमार औरत साबित कर दिया था। समाज और परिवार के रुतबे ने एक बार फिर सच्चाई का गला घोंट दिया था। गैसलाइटिंग का ये सबसे क्रूर रूप था, जहां शालू खुद एक पल के लिए अपनी मानसिक स्थिति पर शक करने लगी थी। अदालत में काव्या के उस सफ़ेद झूठ के बाद सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। शालू के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उसकी अपनी बहन द्वारा उसकी पीठ में घोंपा गया खंजर था। सुमित और उसके पिता के चेहरों पर जीत की वो क्रूर मुस्कान साफ झलक रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने एक बार फिर अपनी झूठी इज्जत और रुतबे के बल पर सच्चाई को कुचल दिया है। लेकिन तभी अमित के वकील अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। मी लॉर्ड, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच अक्सर अपनी गवाही खुद लेकर आता है, वकील ने शांत स्वर में कहा और एक पेन ड्राइव जज के सामने पेश की। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो आज इस पूरे आदर्श परिवार के खोखलेपन को बेनकाब कर देगा। वकील ने अदालत को बताया कि जिस सुबह अमित ने पुलिस बुलाई थी, उस दिन घर में मचे कोहराम के बीच उसने सुमित का पुराना लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया था। अमित जानता था कि सुमित जैसा शातिर इंसान अपने पास काव्या को ब्लैकमेल करने वाला पुराना सबूत जरूर रखेगा, और उसी लैपटॉप की एक छिपी हुई ड्राइव में सिर्फ वो पुराना राज ही नहीं मिला, बल्कि एक ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली जो सुमित के फ़ोन से सिंक थी। अदालत में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले की गई। स्पीकर से सुमित की भयानक और धमकी भरी आवाज़ गूंज उठी। देख काव्या, अदालत में तुझे बस इतना कहना है कि शालू का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो तेरी वो पुरानी तस्वीरें और राज कल सुबह पूरे इंटरनेट पर होंगे। शालू तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब तू भी अपना घर उजाड़ना चाहती है क्या? रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरे कोर्ट रूम का माहौल पलट गया। सुमित के चेहरे की वो क्रूर मुस्कान हवा हो गई। उसके पिता, जो अब तक सीना ताने बैठे थे, शर्म से अपनी कुर्सी में धंस गए। काव्या अब और अपनी भावनाएं नहीं रोक पाईं। वो कटघरे में ही घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे शालू, मुझे माफ़ कर दे। इन दरिंदों ने मुझे डराया था। मैंने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए तेरी जिंदगी नर्क बना दी। शालू की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू अब बेबसी के नहीं, बल्कि उस आज़ादी के थे जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। सबूतों और गवाहों के पलटने के बाद जज ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। सुमित को बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोपों में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सुमित के पिता को भी सबूत मिटाने और गवाह को धमकाने के जुर्म में हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। अदालत से बाहर निकलते हुए शालू ने गहरी सांस ली। आज बाहर की हवा में कोई घुटन नहीं थी। अमित ने उसका हाथ कसकर थाम रखा था। वो दोनों एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रहे थे, जहां कोई झूठी मर्यादा या खोखले रिश्ते नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक दूसरे का सच्चा साथ था। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ब्लैकमेलिंग की ताकत तभी तक होती है जब तक आप खामोश रहते हैं। ब्लैकमेलर आपके डर और समाज की झूठी इज्जत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। जब कोई आपको ब्लैकमेल करे तो डरकर उसकी शर्तें मानने या अपनी मर्यादा दांव पर लगाने से समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो इंसान आपका और ज़्यादा शोषण करता है। शालू ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खामोशी चुनी और बदले में उसे अपनी आत्मा तक को छलनी करवाना पड़ा। सच बोलने में एक पल का दर्द और बदनामी का डर हो सकता है, लेकिन घुट घुट कर जीने से लाख गुना बेहतर है कि उस डर का सामना किया जाए। आपकी इज्जत आपकी चुप्पी में नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और सच के साथ खड़े होने में है। दोस्तों, शालू की इस दर्द भरी लेकिन हिम्मत वाली कहानी ने अगर आपके भी दिल को छुआ है और आपको लगता है कि समाज में ऐसी सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी और भी सच्ची, भावनात्मक और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है कि अमित ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सही किया? अगर आप शालू या अमित की जगह होते तो क्या करते? हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि कोई और शालू कभी ब्लैकमेलिंग या झूठी मर्यादा का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी न गंवाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।